हेलो, वेलकम ऑल इन मेड विथ विजय। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा करा था कि आप लोगों को मैं जल्द से जल्द लेक्चर्स लाने की कोशिश करूंगा। वो सब्र का इंतज़ार अब ख़त्म होता है और आज का जो कंटेंट है हमारा वो MSN से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी वादा करा था कि मैं इसमें जब MSN का कंटेंट चालू करूंगा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में डील करूंगा। मैंने जैसे कि कहा था कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब डील करूंगा तो पहला एनेस्थीसिया में यूज़ होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। दूसरा, मिडवाइफरी यानी ओप्स और गायनी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके यूज़ होंगे, फिर उसके लेक्चर्स आएंगे। तीसरा लेक्चर्स पीडियाट्रिक्स में बच्चों में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का जो सब्र था, जो इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि लेक्चर्स कब आएंगे, वो अब इंतज़ार ख़त्म होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लेक्चर्स और इस लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर्स नंबर 1 रहेगा। आप लोग को मैं बता दूं ये लेक्चर्स तो चालू हो रही हैं आज से, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो मुझे एनर्जी के फॉर्म में मिले। तो आप लोगों को बस ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करने हैं ताकि मैं कंटेंट और भी बेस्ट इस पर दे सकूं। तो विद द न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं MSN का। हम लोग पहला लेक्चर इंस्ट्रूमेंट से चालू कर रहे हैं। ये लेक्चर सारे नॉर्सेट वाले बच्चों के लिए, ESIC कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, जिपमर के लिए एज वेल एज। तो ये होल एंड सोल एक लेक्चर्स होगा जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो इंस्ट्रूमेंट डील करूंगा उसको डिटेल से बताऊंगा, क्यों नहीं मुझे वो 2 पार्ट में कन्वर्ट ना करे पड़े। अगर एनेस्थीसिया का मैं जिक्र कर रहा हूं, हो सकता है कि एक पार्ट में ना हो तो मैं इसे 2 पार्ट में कर दूंगा, ठीक है। बट पूरा इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाया जाएगा डिटेल विथ कॉन्सेप्ट। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ और इस भरोसे को कायम रखते हुए आगे हम इस लेक्चर्स को चालू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को, और वो क्या है। और हाँ, ये लेक्चर जो बेसिकली मैंने बताया एम्स नॉर्सेट वाले, ESIC वाले एज वेल एज BSc नर्सिंग सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं। बेस्ट कंटेंट होगा, ये मेरी गारंटी होगी, और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट में सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि एनेस्थीसिया क्या है। तो आप लोग को एनेस्थीसिया के बारे में डिटेल लेक्चर्स आएगा तो जब बताया जाएगा, बट बस आप इतना समझ लो कि ऐसे इक्विपमेंट जो एनेस्थीसिया के दौरान यूज़ किए जाते हैं। आप जानते होंगे कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले, मेजर ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उस कैंडिडेट्स को, उस पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है। तो एनेस्थीसिया में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उसमें सबसे पहले इक्विपमेंट्स हम लोग को पढ़ना है और वो है हमारा एनाटॉमिकल फेस मास्क। हमारा पहला है एनाटॉमिकल फेस मास्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर को आप देख सकते हैं एनाटॉमिकल फेस मास्क को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो एनाटॉमिकल फेस मास्क है इसका काम क्या है और एक्चुअली में बने किससे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये किससे बनते हैं, सिलिकॉन रबर से बनते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एनाटॉमिकल फेस मास्क है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक्चुअली में सिलिकॉन रबर से बनते हैं। और याद रखिएगा जो सिलिकॉन से बनते हैं वो नॉन डिस्पोजेबल होते हैं। नॉन डिस्पोजेबल कहने का मतलब है कि हम उसे जब एक बार पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो उसे हम फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करके फिर मैंने नया यूज़ करा, ठीक है। तो ये नॉन डिस्पोजेबल होते हैं। अवेलेबल इन साइजेस रेंजिंग फ्रॉम, या तो साइज 00 का आता है या तो साइज 4 के आते हैं। जो 4 साइज होते हैं वो मैक्सिमम साइज होते हैं जो कि एडल्ट में यूज़ किए जाते हैं। 00 साइज वाले जो होते हैं वो पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स में एनाटॉमिकल फेस मास्क को
पढ़ने जा रहा हूं और उसमें हम लोगों ने फिगर देखा एनाटॉमिकल फेस मास्क का, इस कदर से दिखता है वो। और ये किससे बनते हैं? सिलिकॉन रबर से। ये नॉन डिस्पोजेबल होते हैं। साइज इसकी 0 से लेके 4 आती है। पर्पस क्या है इसका? टू प्रोवाइड प्री ऑक्सीजनेशन। अब बात आती है कि प्री ऑक्सीजनेशन होते क्या है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी भी पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया देने के पहले पेशेंट का हम प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं। प्री ऑक्सीजनेशन कहने का मतलब ये हुआ कि पेशेंट जब रेगुलर ब्रीदिंग करता है तो उस दौरान ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस भी उसके अंदर जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में एनेस्थीसिया देने से पहले हम उस पेशेंट का क्या करते हैं कि लगभग 90 to 99% हम उसे ऑक्सीजन सप्लाई करवाते हैं उस पेशेंट को। सारा का सारा नाइट्रोजन हटा के गैस उसके बॉडी के अंदर जो है, जो और भी अदर जो गैसेज होंगी उस गैसेज को रिप्लेस करके हम ऑक्सीजनेशन करा के प्योर ऑक्सीजन उसके बॉडी में डालते हैं। लगभग 90 से 95% तक ऑक्सीजनेशन कराते हैं उसको हम लोग। दैट इज कॉल्ड अ प्री ऑक्सीजनेशन। ओके, तो प्री ऑक्सीजनेशन का डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि प्री ऑक्सीजनेशन जो है वो क्रिटिकल स्टेप है प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर इंट्यूबेशन या फिर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो हम एनेस्थीसिया देने से पहले, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो जूम कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एनेस्थीसिया, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने से पहले हम पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेशन वाली प्रोसीजर्स करते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन 100% ऑक्सीजन टू द पेशेंट टिपिकली यूजिंग अ फेस मास्क। अभी मैंने एनाटॉमिकल फेस मास्क का फिगर दिखाया था, तो उस फेस मास्क का यूज करके हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं with the goal of increase of the oxygen reverses in the body. This process helps to prolong the safe apnea period. अगर हम उस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन दे देते हैं तो जाहिर सी बात है उसे एपनिया कंडीशन से हम बचा सकते हैं, ठीक है। विच इज द टाइम ऑफ अ पेशेंट कैन टॉलरेट विदाउट ब्रीदिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जब कोई ऐसा प्रोसीजर हो, उस प्रोसीजर के दौरान ऑक्सीजन अगर थोड़ी देर के लिए ना भी मिले तो वो हैंडल कर ले, क्योंकि जाहिर सी बात है हम प्रोसीजर करने से पहले ही हम उसको 100%, 90 to 100% ऑक्सीजन दे चुके हैं प्री ऑक्सीजनेशन प्रोसीजर से विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमिकल फेस मास्क। की पॉइंट क्या है अबाउट प्री ऑक्सीजनेशन? पर्पज इसका क्या? टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द ब्लड एंड क्रिएट एन ऑक्सीजन रिवर्स इन द लंग्स allowing more time for intubation period desaturation. Method कैसे करेंगे? Tidal volume breathing. The patient breathes normally through a mask. Delivery 100% ऑक्सीजन for कितने देर के लिए? 3 to 5 मिनट्स के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि हम उसको मास्क जब लगाएंगे तो 3 से 5 मिनट तक हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे उस पेशेंट को, ताकि पूरा का पूरा उसको 100% ऑक्सीजन उसके लंग्स में आ जाए। बाकी जो अदर गैसेस है वो रिप्लेस्ड हो जाए ऑक्सीजन से, ताकि हम जब एनेस्थीसिया करें तो सक्सेसफुली एनेस्थीसिया हमारा प्रोसीजर हो सके। डीप ब्रीथिंग, द पेशेंट टेक्स, तो बाकी बस बात वही है सिंपली। तो प्री ऑक्सीजनेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे है कि यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग ट्रिपल मैन्यूवर। ट्रिपल मैन्यूवर क्या होता है? यहां पे आपको साइड में फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर को आप जरा ध्यान देखें। ट्रिपल मैन्यूवर मतलब कि इसमें 3 स्टेप्स का ख्याल रखना। पहला स्टेप है कि किसी भी पेशेंट का हेड जो है टिल्ट करना है, नीचे की ओर देखो पेशेंट का हेड टिल्ट किया हुआ है। दूसरा है जॉ थ्रस्ट, मतलब कि जो हमारा जॉ है उसको ऊपर की ओर करेंगे। और थर्ड है हमारा ओपन माउथ। तो ये 3 प्रोसीजर को मिला के हम लोग बोलते हैं ट्रिपल मैन्यूवर। मतलब कहने का मतलब है कि जिसको हम प्री ऑक्सीजनेशन दे रहे हैं एनाटॉमिकल मास्क से, जो पहले हम लोगों ने देखा फिगर, तो अगर हम प्री ऑक्सीजनेशन किसी पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो ये स्टेप्स होने चाहिए, पेशेंट का ये पोजीशन होना चाहिए, ट्रिपल मैन्यूवर फॉलो करना चाहिए। जिसमें से पहला था हेड को टिल्ट करेंगे, दूसरा था हमारा जॉ को थ्रस्ट ऊपर की ओर उठाएंगे,
तीसरा हमारा ओपन माउथ करेंगे। देखिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थर्स्ट। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? तो इंक्रीजेस डीप स्पेस वेंटिलेशन। तो इसकी सबसे जो डिसएडवांटेज वाली बातें हैं किसकी? एनाटॉमिकल फेस मास्क की जिक्र कर रहा हूं। ये क्या करते हैं? डेड स्पेस वेंटिलेशंस को बढ़ा देते हैं। सर डेड स्पेस वेंटिलेशंस क्या होते हैं? बस आप इतना समझ लो कि डेड स्पेस वेंटिलेशन वो वेंटिलेशंस होते हैं कि जब हम जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं तो सारा का सारा ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में प्यूरिफाई होके नहीं जा रहे हैं, मतलब डिफ्यूज होके ऑक्सीजन सारा का सारा नहीं जा रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाते हैं जो कभी ब्रीदिंग के लिए गए ही नहीं, इंटरनल ब्रीदिंग के लिए गए ही नहीं, इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए गए ही नहीं। आपको पता है ना कि सारे के सारे गैसेस जो एल्वियोलाई में जाते हैं वो डिफ्यूज होके ब्लड में जाते हैं ऑक्सीजन। तो वो स्टेप ना होने से पहले वाली स्टेप्स जैसे नोज, उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये वाले जो स्टेप्स हैं, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकाइल्स, यहाँ पे भी तो कुछ एयर्स होंगे ना कुछ अमाउंट में। क्या सारे के सारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो सारा का सारा ऑक्सीजन क्या हमारा इंस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है क्या एल्वियोलाई के थ्रू? नहीं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है हमारा जो इंस्पिरेशन कर रहे हैं वो हमारा जो है सारे के सारे डिफ्यूज नहीं होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेड स्पेस वेंटिलेशन। डेड स्पेस वेंटिलेशन कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर आप एक ऐसा कह सकते हो कि डिफ्यूजन इसका नहीं होगा फ्रॉम द एल्वियोलाई, है ना? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम द एल्वियोलाई नहीं होगा। तो जो डिफ्यूजन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एज इट इज रह जाएंगे, और जो एज इट इज रह जाएंगे वही हमारा क्या कहलाता है? डेड स्पेस वेंटिलेशन। ओके, देखो यहाँ पे डेड स्पेस वेंटिलेशन का मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है। क्या है पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए। ठीक है, आई थिंक सो अब दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो क्या है कि डेड स्पेस वेंटिलेशन रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ ईच ब्रीथ दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज बिकॉज इट रिमेन्स इन द कंडक्टिंग एयरवे और रीचेज एल्वियोलाई दैट आर नॉट परफ्यूज्ड विथ ब्लड। तो जो मैंने इंस्पिरेशन किया वो सारा का सारा हमारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है गैसेस एक्सचेंज में। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह गए दैट इज कॉल्ड अ डेड स्पेस वॉल्यूम। ओके, अंडरस्टैंडिंग डेड स्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूं ना डेड स्पेस वेंटिलेशंस की तो वो दो तरीके के होते हैं। पहला है हमारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस और दूसरा है एल्वियोलर डेड स्पेस। तो क्या होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियोलर को मैं फिगर से समझा रहा हूं। यहां पे आप फिगर देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हो लैरिंग से लेके यहां तक की बात मैं कर रहा हूं। यहां तक में जो एयर रह जाता है जो हमारा रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो हमारे गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहां से यहां तक वाले को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। बाकी जो कुछ अमाउंट ऑफ एयर है वो एल्वियोलाई में जाएंगे। तो क्या सारे के सारे एयर जो एल्वियोलाई में गए हैं, क्या एल्वियोलाई में जाने के बाद भी वो सारे के सारे डिफ्यूज हो जाते हैं क्या? नहीं। जो अमाउंट ऑफ एयर एल्वियोलाई में भी जाते हैं ना तो सारे के सारे जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज नहीं होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में भी रह जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, जो एल्वियोलाई में रह जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर डेड स्पेस। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हुआ, एल्वियोलर डेड स्पेस जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या गैसेस एल्वियोलाई में रह गए जो पार्टिसिपेट नहीं किए डिफ्यूजन के लिए, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो याद रखना है
फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होगा? तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हमारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियोलर डेड स्पेस को मिला के होगा। बाकी अगर कोई अपैरेटस यूज किए हैं हम बाहर से, तो भैया कुछ अमाउंट ऑफ एयर ये भी तो रखेगा ना, कुछ अमाउंट ऑफ एयर इसमें भी तो रहेगा ना, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे अपैरेटस डेड स्पेस, ठीक है। और बाकी जो वेंटिलेशन के लिए चले गए उसको हम लोग बोलेंगे एल्वियोलर वेंटिलेशन। मतलब ये वैसे गैसेस होंगे जो डिफ्यूजन हो चुके हैं, जो ब्लड में चले गए गैसेस। एल्वियोलर डेड स्पेस वाले वो गैसेस होंगे एल्वियोलाई में जो डिफ्यूजन नहीं हुए हैं। एनाटॉमिकल डेड स्पेसेस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सब में जो स्पेसेस में हमारे जो ऑक्सीजन या गैसेस रह जाएंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल। दोनों को मिलाकर फिजियोलॉजिकल। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आप डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेड स्पेस कब कब इंक्रीज होते हैं और कब कब डिक्रीज होते हैं और कब कब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखें, हमारा लेक्चर्स का मोटो सिर्फ ये नहीं है बेटा कि आप लोग को बस इंस्ट्रूमेंट दिखाया और चला गया, ऐसा नहीं है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ में जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे तो उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखते चले, ताकि जब फर्दर जब नेक्स्ट चैप्टर चालू हो, इससे रिलेटेड कोई बात हो तो आपको बिल्कुल बात वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, टाइम देना है और थोड़ा लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो डेड स्पेस कब बढ़ता है? अभी आपने पढ़ा कि प्री ऑक्सीजनेशन देते वक्त डेड स्पेस बढ़ेगा। ट्रिपल मैन्यूवर देते वक्त, ट्रिपल मैन्यूवर मैंने बता दिया क्या है, एट्रोपिन और साल्बुटामोल टू एस्थमेटिक, मतलब कि जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उसको हम साल्बुटामोल ड्रग देते हैं, दवाई देते हैं। तो इस दवा से खाने से भी हमारा डेड स्पेस इंक्रीज करता है। और यार जितना सिंपल सी बात है, अगर जितना डेड स्पेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा वेंटिलेशन उतना ही कम होगा। डेड स्पेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा परफ्यूजन ऑफ गैसेस उतना ही कम होगा। डेड स्पेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन उतना ही कम मिलेगा, ठीक है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट में ये सब में डेड स्पेस बढ़ जाएगा। कब कब डिक्रीज होगा? इंट्यूबेशन करते वक्त और ट्रैकियोस्टोमी करते वक्त। ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है? जो ट्रैकिया में छेद करते हैं डॉक्टर, ऊपर से एक पाइप लगा देते हैं ताकि वो डायरेक्ट ऑक्सीजनेशन कर पाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रैकियोस्टोमी। इंट्यूबेशंस क्या होते हैं बेटा? इंट्यूबेशंस होते हैं कि माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू एक ट्यूब लगाते हैं और इस ट्यूब को बाहर से एक गैस सिलेंडर वाले से कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलेगी उसके बॉडी में डायरेक्ट लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी। लंग्स में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा डायरेक्ट उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, और जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा तो बॉडी सेल्स टिश्यू को उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। अफेक्ट कब नहीं होता है? मॉर्फिन एक हमारा जो ड्रग है उस वक्त डेड स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना डेड स्पेस इंक्रीज होगा ना डेड स्पेस डिक्रीज होंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? एनाटॉमिकल फेस मास्क पढ़ा हम लोगों ने। तो एनाटॉमिकल फेस मास्क का बुराई डिसएडवांटेज क्या था? ये क्या कर रहा था? डेड स्पेस को बढ़ा रहा था। तो इसको कम आउट करने के लिए, इससे आगे अच्छा लाने के लिए क्या आया? थ्राइव, THRIVE। थ्राइव का मतलब होता है ट्रांस नेजल रैपिड इंसफ्लेशंस ऑफ वेंटिलेटरी एक्सचेंज। थ्राइव का फुल फॉर्म क्या हुआ? फिर से एक बार देख लो। ट्रांस नेजल, नेजल लगने का मतलब कि नोज के थ्रू जाएगा ये। रैपिड इंसफ्लेशंस ऑफ वेंटिलेटरी एक्सचेंज प्रोवाइड्स 60 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट। एक मिनट में लगभग 60 लीटर ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर देगा। तो जाहिर सी बात है ना, एनाटॉमिकल फेस मास्क से ज़्यादा अच्छा हुआ ये। 3 मिनट्स के लिए करेंगे। इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर प्री ऑक्सीजनेशन। और ये क्या हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ एज कंपेरिजन टू एनाटॉमिकल फेस मास्क। एनाटॉमिकल फेस मास्क क्या कर रहा था? वो कहीं ना कहीं डेड स्पेस को ज़्यादा बढ़ा रहा था, ठीक है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा गुडेल्स एयरवे। पहला हम लोगों ने एनाटॉमिकल फेस मास्क पूरा पढ़ लिया। दूसरा अब हम लोग आते हैं गुडेल्स एयरवे। क्या है गुडेल्स एयरवे? को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोफेरेंजियल एयरवे। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे माउथ के थ्रू ये जाता है, इसलिए ओरोफेरेंजियल। गुडेल्स
एयरवे हैज़ एन ओपनिंग विच हेल्प्स इन सक्शनिंग। ओपनिंग होते हैं इसके पास जो सक्शनिंग करने में, जैसे आप देख सकते हो फिगर मैंने बनाया, ये दोनों फिगर में दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से गोडल्स एयरवे होते हैं, ये देखो कर्व्ड होते हैं। ये क्या करते हैं हम लोग, इसको पकड़ते हैं हम लोग इधर साइड से, सबका देख रहे हो अलग अलग कलर होता है, ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है। कलर से हम पहचानते हैं उसके साइज को। याद रखना बेटा, गोडल्स अलग अलग साइज के आते हैं और अलग अलग साइज को पहचानने के लिए अलग अलग कलर कोडिंग से पहचाना जाता है। अभी मैं उसको भी बताऊंगा कि किसका कौन कलर कौन साइज का होगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि गोडल्स एयरवे कैसे होते हैं। ये बेटा यूज करा जाता है, देखो इसका नाम पहले यहाँ पे, यहाँ नाम दिखा रहा हूं मैं पहले, ये पीछे क्या लिखा है, कलर कोड फॉर साइज आइडेंटिफिकेशन। ये कलर कोड किसके लिए दिया हुआ है, साइज आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ये जो इस तरीके से स्क्वायर की तरह बना उसको बोलते हैं फ्लांक्स टू लिमिट डेप्थ ऑफ इंसर्शन। ये हमारे जब माउथ में जाता है पेशेंट को तो कितना दूर तक जाएगा, यहाँ तक ये रुकता है, ये वाला पोर्शन रुक जाता है यहाँ तक, ठीक है। ये कर्व्ड पोर्शन है। ये नीचे वाला पोर्शन में क्या लिखा है, टैपर्ड एज टू अवॉइड ट्रॉमा ऑन इंसर्शन। जब उसको माउथ में इंसर्ट करेंगे तो कोई तरह का उसको चोट ना लगे, ट्रॉमा ना लगे, इस तरीके से ये कर्व्ड है। नीचे यहाँ के लिखा हुआ मोड ऑफ मेडिकल ग्रेड पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है किससे बनता है, पॉली विनाइल क्लोराइड से बनता है ये, इसलिए इसका नाम है पीवीसी। तो आपसे पूछ सकता है कि ये मटेरियल जो गोडल्स एयरवे हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका बनता है, तो पीवीसी का बनता है। देख लो यहाँ पे फिगर है, कलर कोड्स रेंज ऑफ साइज फ्लैंक्स टू लिमिट द डेप्थ ऑफ इंसर्शन, कितना अंदर जाएगा उसके लिए। रीइंफोर्स्ड बाइट ब्लॉक। बाइट ब्लॉक का मतलब है कि पेशेंट के जब माउथ में जाता है ना ये गोडल्स एयरवे, तो पेशेंट कभी कभी क्या करता है, दांत काटने की कोशिश करता है, तो बाइट ब्लॉक, तो ब्लॉक का मतलब जब दांत काटेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये पोर्शन हार्ड रहेगा तभी तो बाइट करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। रिजिड किंक रेजिस्टेंट कर्व्ड टू पुश द टंग फॉरवर्ड कीपिंग द एपिग्लॉटिस ऑफ द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। मतलब क्या बोल रहा है हमारा कि ये किंकिंग रेजिस्टेंट होता है, मतलब जब माउथ में इसको डालोगे तो ये मुड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि जब माउथ में डाले तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। अब देखो ये फिगर देखने के बाद कुछ पॉइंट्स समझते हैं। पूछता है क्या कि गोडल्स एयरवे का पर्पस क्या है, तो प्रिवेंट फॉल बैक ऑफ टंग। क्या होता है समझिए, जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होगा या पेशेंट को ऑक्सीजन देना होगा, पहले ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ, तब एनेस्थीसिया बाद में देंगे। तो जब पेशेंट लेटता है और वो अनकॉन्शियस होता है, जब बेहोश होता है, तो उसकी जीभ जो होती है ना पीछे की ओर गिर जाती है, ऐसे मतलब दिखा तो नहीं सकता, उसकी टंग पीछे गिर जाती है। तो जैसे टंग पीछे की ओर गिरता है तो सारा का सारा रास्ता को नीचे ब्लॉक कर देता है। तो ज़रा सोच के देखो, जब रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो कोई भी ट्यूब, चाहे हम एनाटॉमिकल फेस मास्क की नहीं, चाहे हम कोई भी ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो क्या वो अच्छे से जा पाएगा अंदर, क्योंकि टंग है ना। तो टंग को साइड करने के लिए हम ये गोडल्स एयरवे को लाते हैं, अंदर डालते हैं राइट साइड में, पेशेंट के राइट साइड से, आपके राइट साइड नहीं, पेशेंट, मान लो मैं पेशेंट हूँ तो मेरे राइट साइड में वो जाएगा गोडल्स एयरवे, और उसके बाद राइट साइड से मेरे इधर साइड की ओर जाएगा, राइट साइड से होते हुए इधर थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट करूंगा, ताकि मेरा जो टंग पीछे की तरफ गया वो टंग एक साइड आ जाए, ताकि मैं जब इंट्यूबेशन करूं, ताकि मैं जब पाइप डालूं ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए, तो प्रॉपर तरीके से वो जो इंट्यूबेशन पाइप है वो हमारे वोकल कॉर्ड में जा सके। इसलिए टंग को पहले साइड करना जरूरी है। तो टंग को साइड करने के लिए हम लोग गोडल्स एयरवे का यूज करते हैं, इसलिए लिखा है ना टू प्रिवेंट फॉल बैक ऑफ टंग। टंग को पीछे ना जाने दें, क्योंकि टंग अगर पीछे जाएगी तो वो रास्ता को ब्लॉक कर देगी, और जब वो रास्ता को ब्लॉक करेगी तो कोई भी पाइप या ट्यूब को हम अगर देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे तो वो नहीं जा सकेगी। इसलिए पहले टंग को साइड किया जाता है, टंग को साइड करेंगे गोडल्स एयरवे से, देन हम इंट्यूबेशन पाइप लाएंगे, इंट्यूबेशन को अंदर डालेंगे, वोकल कॉर्ड में घुसेगा, उसके बाद हम बाहर को ऑक्सीजन गैस से सिलेंडर कर देंगे, ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई होते रहे। क्योंकि कभी कभी जब पेशेंट एनेस्थीसिया में होते हैं ना, अनकॉन्शियस होते हैं ना, तो खुद से सांस भी नहीं ले पाते हैं, तो हमें बाहर से सपोर्ट तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और देने के लिए पहले हमारे टंग को साइड करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ समझ में आ गया कि गोडल्स एयरवे कैसे दिखते हैं, देख लो आप लोग एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये गुडल्स का मैंने अभी बताया कि साइज और कलर देखते हैं। देखो इधर न्यूनेट्स, जो नवजात शिशु हैं बच्चे, न्यूनेट्स में साइज नंबर बेटा 0 होगा, इन्फेंट में 0 होगा, चाइल्ड में साइज 1 होगा, स्मॉल एडल्ट में 2 होगा, एडल्ट में 3 यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एडल्ट का, ठीक है। उसके बाद लार्ज एडल्ट में 4, एक्सेल एडल्ट 5, डबल एक्सेल एडल्ट में 6। तो 0 से लेके 6 तक आपको देखना है। 0 का कलर कैसा होता है बेटा? पिंक कलर। 0 का कलर लाइट ब्लू, 1 का कलर ब्लैक, 2 का कलर वाइट, 3 का ग्रीन, 4 का येलो, 5 का रेड एंड 6 का ऑरेंज। तो ये मैंने बेटा आपको साइज बताया, ये मैंने आपको कलर बताया, और साथ साथ में मैंने बताया कि कहाँ पे यूज होंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ताकि आपको दिख जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट साइज, मतलब जो गुडल्स यूज कर रहे हैं वो करेक्ट साइज है या नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो समझिए, डिस्टेंस बिटवीन ट्रैगस टू एंगल ऑफ माउथ। ट्रैगस का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल। क्या होता है, हम अभी जो मैंने पढ़ा गुडल्स एयरवे, गुडल्स एयरवे को लेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस नापेंगे। ट्रैगस, ट्रैगस का मतलब होता है ये कान वाला जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली पोर्शन जो है हमारा, ये ट्रैगस है। तो यहाँ से लेके एंगल ऑफ माउथ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक माउथ के एंगल तक नापेंगे, मेज़र करेंगे। अगर मेज़र कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरा ट्रैगस से लेके यहाँ तक मेज़र हो रहा है, इसका मतलब वो करेक्ट साइज है मेरा, ठीक है। दिखाओ होता, मैं फिगर दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ट्रैगस ऑफ ईयर लिखा हुआ है, ईयर से लेके हमारा नॉस्ट्रिल के एज से या फिर माउथ के एंगल तक ले रहा है ना। इससे हम लोग साइज का करेक्शन पता कर पाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, वो फिगर मैंने ऐड नहीं करा, एक मिनट रुक जाओ, साइड कर दो पहले इसको। चलो उस फिगर को नहीं ऐड करा है मैंने, मैं बता देता हूं, अभी सुन लो। तो ट्रैगस से लेके हम यूज करेंगे एंगल ऑफ माउथ, यहां तक हो गया। दूसरा क्या था कि एंगल ऑफ माउथ से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल, यानी कि माउथ के एंगल से लेके या फिर या मैंडिबल तक, यहाँ जो हमारा ये एंगल, या तो यहाँ से माउथ का एंगल से लेके या तो यहाँ तक, या तो यहाँ से लेके ट्रैगस तक। तो ये इससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमने साइज लिया है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका कि ये गैग रिफ्लेक्स करवाता है, रिक्वायर्स डीपर प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया। मतलब ये हुआ कि मुझे अगर इसका इस्तेमाल करना है तो मुझे उसको एनेस्थीसिया डीपर देना पड़ेगा, मतलब हैवी एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। क्योंकि भाई जब ये आपके माउथ में जाएगी ना, तो जाहिर सी बात है ना, आप रिफ्लेक्स बैक करने की कोशिश करोगे। जब आपके माउथ में कुछ जाती है चीज़ें तो आप उसको क्या करते हो, वोमिटिंग आउट करने की कोशिश करते हो। तो जब हायर रेंज का एनेस्थीसिया आपको दिया रहेगा ना, तो वोमिटिंग भी स्लो डाउन हो जाती है, वोमिटिंग भी नहीं होता है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को हायर डीप ऑफ एनेस्थीसिया दे देंगे ना, तो ज़्यादा वो बेहोश जब हो जाएगा, तो अगर उसके माउथ में ये गुडल्स एयरवे को डालेंगे तो गैग रिफ्लेक्स नहीं करेगा। गैग रिफ्लेक्स का मतलब है कि वो माउथ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा, बाहर कुछ फेंकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो एनेस्थीसिया दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे कि गैग रिफ्लेक्स के बारे में भी मैंने दे रखा है, क्या है कि गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, ऑल्सो नोन एज pharyngeal reflex is an involuntary contraction of the back of the throat triggered by touching the soft palate or the back of the tongue। मतलब क्या होता है कि जब कुछ चीज़ें आपके माउथ में डाली जाती हैं तो आप देखना कंठ को या तो बंद कर लेते हैं या तो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो वही बोल रहा है कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि बंद कर लेंगे, गलफड़ा को अंदर बंद कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट। थ्रोट को हम क्लोज कर लेते हैं ताकि अंदर कुछ चीज़ें ना जाए। लेकिन जब उसको डीपर प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया दिया रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो बाकी आप गैग रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, और वो है हमारा
नेजोफेरेंजियल एयरवे के बारे में। नेजोफेरेंजियल नाम से पता चल रहा है कि नोज के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा। ये अलग अलग साइज के आते हैं, देख सकते हैं, और लास्ट कॉर्नर में पिन को ऐड कर दिया जाता है ताकि सप्लाई करने में आसानी हो। यहाँ पे भी देखो साइज को कैसे मेजर करेंगे बता दिया है। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो गुडेल्स वाला था, जो माउथ में डाल रहे थे, ओरोफेरेंजियल जिसका नाम था। अभी हम लोगों ने जो बताया वो क्या है, नेजोफेरेंजियल एयरवे, यानी कि नोज के थ्रू इंटर करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है, इसकी साइज के बारे में क्या लिखा है। एनपीए का मतलब हो गया नेजोफेरेंजियल एयरवे। की पॉइंट, सीजिंग रिलेटिव टू द पेशेंट साइज। एवरेज मेल के लिए साइज इसका नॉर्मली 7 होगा। बेटा साइज भी याद रखना, अगर आप नॉर्डसेट जैसी एग्जामिनेशन, जिपमर जैसी एग्जामिनेशन, ईएसआईसी जैसे एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, और जो भी सेमेस्टर वाइज वाले जो बच्चे हैं वो सब जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि साइज कलर कोड का भी ध्यान दें। एवरेज फीमेल में जो यूज़ किया जाता है वो 6 साइज़ का यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग लुब्रिकेशन करके, मतलब कि लुब्रिकेट करके इसको नोज के थ्रू इंसर्ट करेंगे। लुब्रिकेशन करने के लिए हम जाइलोकेंस ले सकते हैं, जाइलोकेन जो कि हमारा लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। तो जाइलोकेंस में लेके ये हम इस नेजोफेरेंजियल एयरवे को लेके इंसर्ट करके नोज के थ्रू डालेंगे। जस्ट लाइक आपने देखा होगा ना, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला, एनजी ट्यूब की तरह ही। इंश्योर जेल डज नॉट गो ओवर ओपन एंड्स, हैव सक्शंस रेडी इन केस ऑफ ब्लीडिंग। तो यूज सेफ्टी पिन, यहाँ लिखा हुआ ना, यूज सेफ्टी पिन और वाशर इफ सप्लाइड। अगर सप्लाई करें तो इसको सेफ्टी पिन के साथ यूज करना है। आपने पीछे फिगर में देखा था सेफ्टी पिन यूज किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो पर्पस क्या है इसका, प्रिवेंट बैक फॉल ऑफ टंग। इसका भी काम क्या है, जस्ट उसके तरह गुडेल्स एयरवे के तरह। गुडेल्स एयरवे क्या कर रहा था कि टंग पीछे की ओर ना गिर के बंद ना कर दे, इसलिए हम लोग अब इसको, मतलब कि नेजोफेरेंजियल को भी यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, नेजोफेरेंजियल एयरवे को भी यूज कर रहे हैं ताकि हमारा बैक फॉल ऑफ टंग से ये बचाए। रेंज इसकी साइज 6.5 से 8.5 मिलीमीटर में होते हैं। एडवांटेजेस क्या है, बेटर टॉलरेटेड देन गुडेल्स एयरवे। क्यों बेटर टॉलरेटेड है भैया, पहला ये कि ये तो नोज के थ्रू डाला जाएगा तो उतना प्रॉब्लम कम होगा पेशेंट को। गुडेल्स एयरवे माउथ के थ्रू डाला जा रहा तो प्रॉब्लम ज्यादा होती, गैग रिफ्लेक्स हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन कर लेता, कुछ अंदर जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। लेकिन नेजोफेरेंजियल में कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है गुडेल से ये ज़्यादा बेस्ट हुआ। कंट्राडिक्शन, कब कब इसको यूज़ नहीं करेंगे हम, तो याद रखना बेटा, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर। अगर मान लो कि उसका जो स्कल है, जैसे मान लो ये मेरा स्कल है, स्कल का जो रूफ होता है ना, स्कल का रूफ को अगर तुम छेद करोगे ना बेटा, तो जैसे स्कल का रूफ को छेद करोगे ना तो आप नोज के अंदर इंटर कर जाते हो। ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म उसको प्लेट बोलते हैं, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या होता है ना कि जब आप इसको इंटर करोगे तो आप नोज में इंटर कर जाते हो। तो जरा सोचो कि किसी का ये डैमेज है, ये छत, जो छत बांटती है ऊपर ब्रेन को और नीचे नोज को, तो अगर इसमें छेद होगी बेटा और ये पाइप को इंसर्ट करेंगे तो पाइप के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस भी इंटर कर जाएंगे। और जब पाइप के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया और पैथोजेंस इंटर कर जाएंगे तो वो क्या होगा, क्रिब्रिफॉर्म जो प्लेट है जिसमें डैमेज है उससे होते हुए ब्रेन में चला जाएगा इन्फेक्शन, और ब्रेन में जाके इन्फेक्शन बहुत सारा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर है तो उसमें नहीं यूज करेंगे। आइडेंटिफाइड बाय, अगर किसी का स्कल फ्रैक्चर है और आपने इसको यूज कर दिया तो पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलेगा, रैकून या फिर पांडा आइज, मतलब उसकी आंख जो है ना लाल लाल होंगी। ठीक है, रैकून की तरह। या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, नाक से ब्लड किसी को निकल रहा है पेशेंट को, आप उसको नहीं लगा पाओगे। लार्ज एडेनोइड्स, या तो पॉलिप बन गया है, नाक में कोई बड़े बड़े पॉलिप बन गए हैं जो ठीक से सांस नहीं ले पाते, नाक की छेद छोटी हो गई, तो आप उस केस में इसको आप यूज नहीं कर पाओगे और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है उसकी। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा इंस्ट्रूमेंट, वो है लेरिंगोस्कोप के बारे में। ठीक है, लेरिंगोस्कोप कैसा दिखता है पहले वो फिगर देख लीजिए आप, दिख रहा है फिगर आप लोगों को, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, ये है लेरिंगोस्कोप। आप देख सकते हो ये लेरिंगोस्कोप, ये कर्व्ड वाले भी आते हैं और एक स्ट्रेट वाले भी आते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या है काम, इसका साइज भी अलग अलग आता है, जैसे देखो साइज 1, साइज 2, साइज 3, साइज 4, साइज 5, ये कर्व्ड वाले में है। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लेड। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। यहां पे बैटरी यूज होते हैं, इसके अंदर बैटरी होते हैं, और इसको पूरा को हम लोग बोलते हैं हैंडल, ठीक है। हैंडल है, बैटरी है, और यहां पे एक टॉर्च यानी कि यहां पे एक बल्ब होता है जो लाइट जिसमें जलती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेरिंगोस्कोप। आपने देखा भी होगा एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं, तो समझते हैं पहले इसको। पर्पस क्या है, इंट्यूबेशन करने के लिए। इंट्यूबेशन कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इंट्यूबेशन कहने का मतलब ये हुआ कि एक पाइप लेके जो हम उसके एपिग्लॉटिस यानी कि वोकल कॉर्ड में डालेंगे ताकि ऑक्सीजनेशन उसको प्रॉपर तरीके से दे सके। तो क्या करेंगे, टंग है, टंग को पहले साइड करेंगे गुडल्स एयरवे वगैरह यूज़ करके, ठीक है। टंग को साइड करा, उसके बाद अगर उससे नहीं होता है तो कई बार हम क्या करते हैं, लेरिंगोस्कोप को लेते हैं, लेरिंगोस्कोप से लेके राइट साइड ऑफ द पेशेंट में जाते हैं, टंग को पहले साइड करते हैं राइट साइड पेशेंट के, तो राइट साइड पेशेंट से करेंगे तो टंग को साइड करके लेफ्ट में डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ईटी ट्यूब, ठीक है, ईटी ट्यूब को लेके उसके बाद हम उसको इंसर्ट करते हैं किसमें, वोकल कॉर्ड्स में। तो बेटा अगर ये हमारा लेरिंगोस्कोप नहीं होगा ना, तो लेरिंगोस्कोप से आप प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि वोकल कॉर्ड कहाँ पे है। लेरिंगोस्कोप के हेल्प से आप क्या करते हो, टंग को साइड कर देते हो, तो ये सारी काम नहीं हो पाएगी अगर लेरिंगोस्कोप नहीं होंगे तो लेरिंगोस्कोप का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो टंग को पहले तो साइड करे, दूसरा इसमें टॉर्च लगी तो आप विजुअलाइज कर पाओगे, देख पाओगे कि एक्चुअली में वोकल कॉर्ड्स का है, और वोकल कॉर्ड जैसे ही दिख जाएगी तो वो ईटी ट्यूब को लेंगे डॉक्टर, और ईटी ट्यूब को लेके उसके अंदर में इंसर्ट कर देंगे और उस ईटी ट्यूब को बाहर से कनेक्ट कर देंगे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से, ताकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। तो क्या लिखा प्रोसीजर, होल्ड द लेरिंगोस्कोप इन द लेफ्ट हैंड। आप अपने लेफ्ट हैंड में यूज पकड़ेंगे लेरिंगोस्कोप को, इंसर्ट इट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द माउथ, राइट माउथ में उसको इंसर्ट करेंगे राइट साइड ऑफ द पेशेंट के, पुश द टंग कंप्लीटली टू वन साइड, विजुअलाइज एपिग्लॉटिस देखेंगे, लिफ्ट हैंडल 45 अवे फ्रॉम द पेशेंट। जैसे कि मान लो ये लेरिंगोस्कोप है, मेरा ये राइट है, इधर साइड वाला राइट है, इधर साइड वाला लेफ्ट है, राइट साइड वाला मैंने डाला, लेफ्ट साइड में टंग को ढकेलूंगा, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री ऊपर उठाऊंगा मैं, 45 डिग्री ऊपर उठाऊंगा मैं। लेकिन 45 डिग्री जब आप ऊपर उठा रहे हो तो इस बात का ध्यान देना, ये कलाई का मुड़ना नहीं है, या तो आप ट्राइसेप मसल का यूज करोगे या तो बाइसेप मसल्स का यूज करोगे। जैसे देखो ऐसे मैंने डाला, ठीक है, हेड को तो जाहिर सी बात है हेड टिल्ट कर रहेगा पहला, दूसरा जॉ थर्स्ट रहेगा। जब हम लेरिंगोस्कोप को डालेंगे माउथ में राइट साइड ऑफ द पेशेंट, लेफ्ट में डालेंगे टंग को, उसके बाद इसको एंगल को नहीं मोड़ेंगे, ट्राइसेप मसल को यूज करके 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, इसको नहीं करना, इसको ऐसे वैसे नहीं करना, इसको एज इट इज फिक्स रखना है। बाइसेप मसल ट्राइसेप मसल को डायरेक्ट उठाएंगे 45 डिग्री पे। यूज डेल्टोइड मसल्स या फिर ट्राइसेप मसल्स। अभी मैंने बताया डेल्टोइड मसल्स क्या होते हैं, ये वाले मसल्स, ट्राइसेप मसल्स ये वाले होते हैं। उसके बाद विजुअलाइज करेंगे वोकल कॉर्ड को, क्योंकि उसमें टॉर्च लगे हुए थे, बल्ब लगे हुए थे। 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कर्व्ड होते हैं जिसका हम लोग नाम है मैकिन्टॉश ब्लेड। याद रखना बेटा ये नाम नॉर्सेट में पूछा गया है, ध्यान से देखो। कर्व्ड वाले ब्लेड को हम लोग मैकिन्टॉश ब्लेड भी कहते हैं, और एक स्ट्रेट ब्लेड भी था, आपको मैंने फिगर यहाँ दिखाया, देखो ये हमारा एक्चुअली में लेरिंगोस्कोप है जो डॉक्टर यूज करते हैं इंट्यूबेशन करने से पहले। इंट्यूबेशन करने का मतलब है ईटी ट्यूब का डालना, ईटी ट्यूब डालेंगे तभी तो उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो पेशेंट को ऑक्सीजन मिल पाएगा। क्योंकि जो पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के रखते हैं ना, जो पेशेंट ऑलरेडी बेहोश है, कभी कभी सांस लेना भी भूल जाता है वो, तो उसको सांस हमको बाहर से सपोर्ट देना पड़ेगा, तो बाहर से सपोर्ट हम ईटी ट्यूब के थ्रू देते हैं। लेकिन ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले लेरिंगोस्कोप का यूज करेंगे, टंग को साइड करेंगे, उसके बाद ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, फिर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अलग अलग साइज के आते हैं, 0, 1, 2, 3, साइज को भी देख लेना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लैरिंगोस्कोप के बारे में देखो, जिसको हम लोग मिलर्स ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे देख रहे हो, ये जो है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिलर्स ब्लेड, मिलर्स ब्लेड भी कहते हैं बेटा। और ये ज़्यादातर बच्चों में यूज़ होते हैं, चाइल्ड में, चिल्ड्रन में यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर है। होल्ड द लैरिंगोस्कोप इन द लेफ्ट हैंड, इंसर्ट इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द माउथ। इसमें क्या है, सेंटर ऑफ द माउथ से इंसर्ट करेंगे बच्चे में। एडल्ट में क्या था कि राइट साइड से कर रहे थे। डिप्रेस द टंग, विजुअलाइज करेंगे एपिग्लॉटिस को, इंक्लूड एपिग्लॉटिस एंड लिफ्ट हैंड 45 डिग्री अवे फ्रॉम द पेशेंट यूजिंग ट्राइसेप या फिर डेल्टॉइड। नेक्स्ट है हमारा, एक आता हमारा कॉर्मेक लैंगहेन स्कोरिंग। इसको आप अभी ना देखें, या तो काम करते इसको देख लेते हैं। कॉर्मेक लैंगहेन स्क्वेरिंग क्या होता है, स्कोरिंग क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ग्लॉटिस ओपनिंग विजुअलाइज आफ्टर डूइंग लैरिंगोस्कोप। फिगर देखो, जब आप लैरिंगोस्कोप कर रहे हो तो क्या आपको प्रॉपर तरीके से एपिग्लॉटिस वोकल कॉर्ड दिख रहे हैं कि नहीं। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला, और ये दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, सिर्फ ये वोकल, ये हमारा एपिग्लॉटिस हो गया, ये वोकल कॉर्ड हो गया। इसी में हम लोग ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ताकि वो जैसे ही हम इसमें ट्यूब को डालेंगे, ईटी ट्यूब को डालेंगे, तो वो ट्यूब हमारा इसके थ्रू कहाँ जाएगा, वो ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में आराम से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वोकल कॉर्ड को देखना होता है। तो अगर साफ साफ वोकल कॉर्ड दिख रहा है तो उसको ग्रेड 1 कहते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है तो ग्रेड 2, पूरा नहीं, लगभग नहीं दिख रहा है तो ग्रेड 3, और इसमें कंप्लीटली बंद है बेटा तो ग्रेड 4। तो ये ग्रेडिंग दिया गया है साइंटिस्ट के नाम द्वारा, और वो कौन सा ग्रेडिंग है बेटा, कॉर्मेक लैंगहेन स्कोरिंग। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन से उतना नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए मेंशन कर लिया था। अगर आप देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के बारे में लिख रखा है मैंने, आप चाहें तो इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग से फिर से कहूँगा, आप देख सकते हैं कि जो भी मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कंटेंट हमारी अच्छी ही रहेगी, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि प्रॉपर नॉलेज आपको मिले, और सारा डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको जब लेक्चर्स दिया जाएगा तो आप उसमें बिल्कुल महारत हो जाएंगे। और इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, चाहे नॉर्सेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे जिपमर की हो, चाहे बीएससी नर्सिंग की सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन हो, आप बिल्कुल अपना 100% देंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी तरीके से बनेगी। बस बिलीव करें, इस चैनल्स को लाइक करें ताकि मुझे एनर्जी मिले और भी कंटेंट अच्छे अच्छे लाने के लिए। अभी मेरा ये स्टार्टअप है, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो लेक्चर्स है ये धीरे धीरे कंटेंट जब आगे बढ़ते जाएगा, इसी तरीके से आप लोग बस सपोर्ट करें। सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना करना भूलें, ताकि आपको इसका पता चलते रहे टाइम टू टाइम कि कब लेक्चर्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग हो गया हमारा, ये मैंने दिखा दिया। 14, 15 आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इंडोट्रैकियल ट्यूब। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब के बारे में कह रहा था मैं। ईटी ट्यूब का ही नाम है इंडोट्रैकियल ट्यूब। इंडोट्रैकियल ट्यूब क्यों इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, इस लेक्चर्स को एक्चुअली मैं इसमें थ्योरी भी दे रहा हूं मैं, और साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट भी डील कर रहा हूं मैं। तो एक काम करता हूं मैं कि इस कंटेंट को मैं 2 भाग में बांट देता हूं। एनेस्थीसिया वाले को, ये पार्ट 1 तक रहेगा। यहां से 5th वाला जो इंडोट्रैकियल ट्यूब्स है, इसको इंस्ट्रूमेंट यूज इन एनेस्थीसिया का पार्ट 2 कर दूंगा, ताकि आप लोग को लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना हो, आराम से पढ़ सके, टाइमिंग ड्यूरेशन ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो आज का जो भी आपको मैंने डिस्कस किया, जो भी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया, आई होप सो आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना कमेंट, इंपॉर्टेंट कमेंट ज़रूर डालें, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूं। तो इसी के साथ ये लेक्चर्स को यहीं समेटते हैं। थैंक यू।